बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे जी? हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी थी आज, ऐसा ही है? ओके। लास्ट टाइम हम पैटर्न को भी डिस्कस कर गए थे। एक दो एडजस्टमेंट्स अभी हमें और भी नज़र आएंगी यहाँ पर, लेकिन उन सारे काम को करने से पहले हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लें ताकि कुछ सवाल सॉल्व कर लें, ताकि हमें समझ आए कि जो काम हमने किया है इस काम को सॉल्व कैसे करना है। एक क्वेश्चन यहाँ आपको नज़र आ रहा है जी? इसको ओपन कर लें स्लाइड्स में। ये वही ACCA के पास पेपर जो मैं जिक्र भी कर रहा था ना, कि जब ACCA ने पाकिस्तान वेरिएंट के क्वेश्चन बनाए, उन्हीं में से क्वेश्चन हैं 3-4 जो मुख्तलिफ किताबों ने भी रिप्रोड्यूस कर रखे हैं, लेकिन एक्चुअली ओरिजिनली दे आर ACCA पास पेपर्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 एक नज़र आ रहा है आपको स्लाइड के अंदर। इसको रीड करते हैं और देखते हैं कि कैसे अब हमने यहाँ तक के एरिया को लेकर चलना है। तुम कहाँ गए हैं? अच्छा जी। Mr. Wheel is engaged in the selling of motor car. Following information is available for the accounting year 30th June 2021. जाहिर है अब हमें जब ये सवाल आज उसमें आ रहा होगा तो हमें नज़र आ रहा होगा 30 जून 2024 नज़र आ रहा होगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 30th जून 2021 इज 20 मिलियन। आपको पता है कि हमने कहा था कि दो तरीके ही हो सकते हैं, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट बराह रास्त गिवन हो, और एक हो सकता है कि मिनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन हो, जहाँ सेल्स लिखा हो, कॉस्ट ऑफ सेल लिखा हो, एडमन लिखे हों, सेलिंग लिखे हों, इस तरह से बना दिया जाए। तो ये यहाँ हमें बराह रास्त प्रॉफिट गिवन है। डिडक्शन चार्ज इन अकाउंट इंक्लूड। अब इसका मतलब है इस 20 मिलियन में से अकाउंटिंग में जो डिडक्शंस हुई हैं वो हमें कुछ बताई गई हैं। एक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, एक डोनेशन टू रिलीफ फंड इस्टेब्लिश इन पाकिस्तान बाय फेडरल गवर्नमेंट, एक मोटर माइनर एडिशन टू प्लान। अब ये 3 बातें हमें नजर आ रही हैं। आपको पता है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हमें पता है आंखें बंद करके क्या करना है, डिसअलाउ करना है। डोनेशन टू रिलीफ फंड, डोनेशन हम पढ़ कर आए हैं कि अच्छा जिन चीज़ों पर ऐसे समझें, अब सवालों में आपको इस तरह से समझ आएगा, जिन चीज़ों पर हमने टैक्स क्रेडिट्स पढ़े हैं, ठीक है ना, इसका मतलब है वहां टैक्स क्रेडिट मिलेगा ना कि एक्सपेंस अलाउ होगा। इसका मतलब है एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। डोनेशन 7 लाख रुपया एज ए एक्सपेंस आ रहा है हमारे पास, नहीं 7 लाख रुपया डोनेशन एक्सपेंस नहीं है, पहले तो इसे ऐड करें। हाँ, इसके ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट मिल रहा होगा टैक्स क्रेडिट वाले उसूल के तहत, ठीक होगी ना बात। फिर आ गया माइनर एडिशन टू प्लान। ये वही वाली बात है कि हमने अकाउंटिंग में कोई पॉलिसी बनाई होगी कि जी 10,000 रुपये से कम की चीज़ों को एक्सपेंस आउट कर देंगे, एसेट नहीं बनाएंगे, लेकिन टैक्स में तो ऐसी कोई बात नहीं है। माइनर एडिशन भी कैपिटलाइज ही होंगी, ठीक है ना, ऐड। इसका मतलब है ये भी डिसअलाउ, ये भी डिसअलाउ, ये भी डिसअलाउ। इसकी जगह टैक्स, इसकी जगह डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, वो देखेंगे आगे वो और हमें फर्दर क्या बात करता है। अच्छा जी, इनकम शोन इन अकाउंट्स इंक्लूड अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, फिर डिसअलाउ। अकाउंटिंग का तो इफेक्ट डेप्रिसिएशन भी, सारा कुछ, गेन भी, लॉस भी, सब कुछ। received against a debt written off in tax year 2020 which was then not allowed। ये भी बैड डेट की हम प्रोविजन पढ़ रहे थे, वहीं से हम इधर आए हैं। इसका मतलब है अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। फिक्स एसेट्स, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एज ऑन 1 जुलाई 2021। यहां से हमें फौरन पता चल गया, पहली बात है ये कौन सी हैं, ये टैक्स की हैं, ठीक है ना। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू है, द टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू था। अब जो हम एक फॉर्मेट बनाना सीख कर गए हुए हैं, हमें उस फॉर्मेट के बारे में पता चल गया, फिक्स एसेट शेड्यूल के बारे में पता चल गया कि 3 स्टेप वाला शेड्यूल बनना है या 2 स्टेप वाला बनना है।
तो ओपनिंग WDV गिवन है, इसका मतलब है 3 स्टेप हमें फॉलो करने पड़ रहे होंगे। अच्छा जी, अ डिलक्स मोटर कार वाज परचेज ऑन 1 जनवरी। अब ये वही फिक्स एसेट से रिलेटेड कुछ बातें आ गई हैं। अ डिलक्स मोटर कार वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर 6 मिलियन फॉर द चीफ एग्जीक्यूटिव। ये उस वक्त का सवाल था, तो उस वक्त 25 लाख रुपया लिमिट थी गाड़ी की, अब 75 लाख हो गई है। इसका मतलब है अगर हम इसे एज इट इज पढ़े तो ये नॉर्मल तरीके से चलेगी, रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम सोचें कि आज ये सवाल बन रहा होगा तो फिर यहाँ 6 मिलियन नहीं, ये कम से कम 7.5 मिलियन से बड़ी फिगर लिखी जाएगी ताकि रिस्ट्रिक्टेड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा सके। अच्छा जी, वन ऑफ द बिल्डिंग cost 10 million and tax written down value 7 million was sold on 30th June 2021 for this special provision sale of इसके ऊपर गेन कितना लेना है? गेन इक्वल टू डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है ना, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज। और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें नजर आ रही है, ये कॉस्ट है, ये WDV है, इसका मतलब है 3 मिलियन। अब हमने कहा था कि अगर एक बड़ा सवाल आ जाए तो फिर हम वर्किंग ना भी करें, 3 मिलियन डायरेक्टली डिसलॉव करते हुए भी चले जाएंगे तो मसला कोई नहीं होगा। एन आइटम ऑफ सेकेंड हैंड प्लांट नॉट प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान वाज इंपोर्टेड फ्रॉम जापान एट अ कॉस्ट ऑफ 3.5 मिलियन। एलिजिबल है, सेकेंड हैंड से कोई फर्क नहीं पड़ा, इट इज इम्पोर्टेड, ठीक है ना। इम्पोर्टेड की वजह से सेकेंड हैंड होने का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ। Rupees 500,000 was incurred on installation of the plant, वो cost का concept to bring that asset into working condition, present condition and location, इसका मतलब है ये भी ऐड हो गया। और Rupees 500 installation cost has been shown as revenue expenditure in account। तो पहले रेवेन्यू को तो डिसलॉ करके लाएंगे, फिर यहाँ लाकर कैपिटलाइज करेंगे और फिर इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस लगाएंगे और फिर इसे आगे लेकर चलेंगे। अदर क्रेडिटर, ये भी हमने क्रेडिटर भी नहीं पढ़े। हम यहाँ तक के सवाल को एक मरतबा लेकर चलते हैं कि यार क्या काम करना है। बेसिकली हम प्रैक्टिस किसकी करना चाह रहे हैं? फिक्स एसेट शेड्यूल की, मेन फिक्स एसेट शेड्यूल की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। मेन हम फिक्स एसेट शेड्यूल की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो अभी आपने पहला पेज छोड़ा फेस ऑफ द आंसर के लिए। अब इस तरह के सवाल को हम सॉल्व कैसे किया करेंगे एग्जाम में? आपने पहला पेज छोड़ा ब्लैंक, जहां पर 4-5 लाइनों का हमारा आंसर आएगा। सेकंड पेज और थर्ड पेज से आपने वर्किंग नोट बनाने शुरू किए। तो निकालें जनाब, फिक्स एसेट शेड्यूल का वर्किंग नोट बनाते हैं। फिक्स एसेट शेड्यूल का वर्किंग नोट बनाते हैं। फिक्स एसेट्स अगर हम गौर करें तो कौन कौन से गिवन थे, हमें क्वेश्चन से ही पता चलेगा ना। और हमेशा यहीं से हेडिंग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना, यहीं से हेडिंग डिसाइड कर लेंगे। तो कौन कौन से फिक्स एसेट्स आ रहे हैं जी? बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर व्हीकल, ठीक है ना। यही सारे हेड्स हमने लगा दिए। कौन कौन से आ गए जी? बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग आ गया, और क्या आ गया जी? फर्नीचर आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, और मोटर व्हीकल आ गया, ठीक है जी, मोटर व्हीकल आ गया। ओपनिंग WDV, ओपनिंग WDV, स्टेप नंबर 1 ओपनिंग WDV। उठाएं जनाब, ओपनिंग कितनी कितनी आ रही है हमारे पास? 13.8 मिलियन। बिल्डिंग आ रही है हमारे पास 13.8 मिलियन की। फर्नीचर कितना आ रहा है? 15,70,000। प्लांट एंड मशीनरी 27 लाख रुपए का आ रहा है। मोटर व्हीकल, हाँ 25 लाख, 2.5 मिलियन।
क्या ढूंढना है इसके बाद? WDV ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, WDV ऑफ एसेट्स डिस्पोज ऑफ, WDV ऑफ डिस्पोजल। क्या क्या डिस्पोज ऑफ हुआ है जनाब? एक तो बिल्डिंग हमें डिस्पोज ऑफ नजर होती आ रही है, उसकी डिस्पोजल वैल्यू कितनी, रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी? 7 मिलियन। एक तो ये चला डिस्पोजल, 70 लाख की बिल्डिंग डिस्पोज ऑफ हुई है और कोई प्लांट मशीनरी डिस्पोज नहीं है, एडिशन की बातें नजर आ रही हैं और कोई डिस्पोजल नजर नहीं आ रही है। तो लाइन लगा दी हमने यहां पर, इसमें से ये माइनस कर दें जी, क्या आ गया? 6.8 मिलियन। और ये वही आ गया 15,70,000, ये आ गया वही 27 लाख रुपया, ये आ गया 25 लाख रुपया। अब इसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगा दी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग का रेट क्या है? 10%, इसका मतलब है 6,80,000 आ गई, 6,80,000 बिल्डिंग पर आ गई। फर्नीचर का रेट क्या है? 15%, तो ये कितना आ गया? 2,35,500। प्लांट एंड मशीनरी का रेट क्या है? तो ये कितना आ गया? 4,05,000। और क्या हुआ जी? मोटर व्हीकल 15% जी, 3,75,000। इस सारे का नाम हम क्या रख रहे थे? स्टेप 1, ठीक है ना। एसेट्स हमने पिक कर लिए, एसेट्स हमने पिक कर लिए। एसेट्स की हेडिंग कहाँ से मिलेगी? सवाल में से ही मिलेगी। जिस तरतीब से गिवन है उसी तरतीब से लिख लें। आप अपनी जो फिक्स एसेट की हमारे ध्यान में होती है, लैंड एंड बिल्डिंग पहले लिख दिया, प्लांट एंड मशीनरी बाद में लिख दी, उसमें से कोई तरतीब ले ले, बस फिगर्स का सही पिक होना ज़रूरी है, बाकी किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। अब क्या ढूंढने निकले हम? एडिशन निकले। अब हम एडिशन ढूंढने निकले हैं, कॉस्ट ऑफ एडिशन, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ एडिशन, एडिशन में ढूंढे जनाब, क्या आया है जी? सबसे पहले बिल्डिंग में देखे कोई एडिशन आ रही है? बिल्डिंग में तो कोई एडिशन नहीं आ रही थी, बिल्डिंग में तो डिस्पोजल आ रही थी, ऐसे ही है ना। बिल्डिंग में तो कोई एडिशन नहीं आ रही थी। और किस में एडिशन आ रही है? प्लांट एंड मशीनरी में। कितने का प्लांट एंड मशीनरी आया? 35 लाख वो और 5 लाख ये, 45 लाख और इसके अलावा 40 लाख। एक आइटम और लिखी हुई थी पीछे, वो पीछे माइनर एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी, ये भी डिसलॉग किया था ना हमने, ये भी तो उधर ही जाएगा ना। इसका मतलब है 43 लाख रुपए की एडिशन आ रही है किसमें? प्लांट एंड मशीनरी में। 35 लाख का प्लांट लिया सेकंड हैंड, 5 लाख रुपया उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस है, चार्जेस हो गया, 3 लाख माइनर एडिशन वाली एडजस्टमेंट थी, 43 लाख हो गई। अच्छा जनाब, और कोई एडिशन है हमारे पास? मोटर व्हीकल की एडिशन आ रही है, मोटर व्हीकल की एडिशन आ रही है। अच्छा, हम इसे 6 मिलियन को 8 मिलियन कर लें या 9 मिलियन कर लें, ताकि जो हमारा सवाल आएगा तो 9 मिलियन से ही आएगा। हम इसे 6 को फॉर द टाइम बिंग 9 मिलियन ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। इसको जिन्होंने प्रिंट लिया हुआ वो इसे 9 मिलियन कर ले, ताकि हम पूरी एडजस्टमेंट कर लें। मोटर व्हीकल आ गई जी 9 मिलियन, लेकिन नहीं, यहाँ तो रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू लेनी पड़ेगी ना। 75 लाख रुपए से बड़ी एडिशन तो नहीं डाल सकते व्हीकल की, बात समझ आ गई है? अच्छा जी, 43 लाख रुपए की हमारी एक एडिशन आ गई और 75 लाख की एक आ गई, जो कि रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगा है।
और अगर हम इसे 6 मिलियन ही रख रहे होते तो फिर यहाँ 6 आ जाता, क्योंकि फिर रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट ना लगता, 75 लाख से बड़ी फिगर पर आना था। अब हम चले गए अपने सवाल पर और एक डेफिनेशन हम पढ़कर आए हुए हैं, एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट, जिसके ऊपर इनिशियल अलाउंस मिलेगा। यहाँ एग्जामिनर ने लफ्ज़ सेकंड हैंड लिखकर हमें यही कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, लेकिन आगे लिखा था नॉट प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान। ठीक है ना, इम्पोर्टेड है, हम डायरेक्ट इम्पोर्टेड हैं, यानी फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर तो अलाउ हो गया ना। कितना? 25%। तो इनिशियल अलाउंस वो भी सारा आ गया। वो उसके ऊपर तो कुछ नहीं लिखा हुआ ना कि कहीं वो सेकंड हैंड है। जी, जो सेक्शन 65G है उसके टैक्स रेट में, उसके अंदर तो ये लिखा है कि न्यू मशीनरी होनी चाहिए, यूज कैपिटल बेच नहीं है, सेकंड हैंड है। नहीं, वहाँ ये नहीं लिखा हो कि नहीं होनी चाहिए, वहाँ लिखा हो नॉट प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान। प्लांट एंड मशीनरी नॉट प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान, नॉट प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान लिखा हुआ वहाँ पे। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जनाब, इनिशियल अलाउंस प्लांट एंड मशीनरी इज एन एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट, इज एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। नॉट यूज का मतलब है, नॉट यूज प्रीवियसली इन पाकिस्तान का मतलब है किसी बिजनेस में इस्तेमाल हुआ हो, उसने डेप्रिसिएशन क्लेम कर ली हो, अब ये प्रीवियसली यूज इन पाकिस्तान हो गया। अच्छा जी, एक कंफ्यूजन हमारे ध्यान में आ सकती है, क्या जी, कि ये जो माइनर एडिशन है, हर प्लांट एंड मशीनरी इज एलिजिबल डेप्रिसिएबल अनटिल एंड अनलेस मेंशन हो जाए कि ये सेकंड हैंड है। इसका मतलब है हमें अजम्पशन लेनी पड़ी है कि ये जो माइनर एडिशन है ये भी नॉट प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान है। ठीक है ना, इस अजम्पशन से चल रहे हैं। इसका मतलब है ये अजम्पशन हमें लिख देनी चाहिए और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ कर देते हैं। कितनी जी? 25%। कितनी बन गई? 10,75,000। $10,75,000। गाड़ी कौन सी है? नहीं, कौन सी है? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है कि कोई क्रेन लेके दे दी है चीफ एग्जेक्टिव को? गाड़ी हुई ना, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इसका मतलब है नॉट एलिजिबल। ठीक है ना, फिर ऐसे लाइन लगाई हमने और लिखा WDV फॉर नॉर्मल डेप्रिसिएशन। बात समझ आ रही है? अब ये एडिशन की बातें हो रही हैं, यहाँ तो कोई एडिशन थी नहीं, यहाँ तो कोई एडिशन थी नहीं, इसमें से माइनस करें 32,25,000 और इसमें से ये माइनस किया 75 लाख। इसके ऊपर अब लिया जी नॉर्मल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इसका 15%, 4,00,000। ओके जी, ये हमने टोटल का कॉलम नहीं बनाया, इसका मतलब है अब हमें टोटल खुद लगाना पड़ेगा। और अगर हमारे पास जगह थी तो हम चाहते तो यहाँ टोटल का कॉलम लगा लेते, लेकिन चले यहाँ एक दफ़ा हम टोटल लगा देते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने क्या क्या पिक करना है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन 1 2 3 4 5, इसको माइनस नहीं लेना हमने, टोटल में तो प्लस ही लेना, माइनस तो हमने उसमें से माइनस करने के लिए 6 7, ये 7 फिगर है हमारी। जी लिख सकते हैं, बस तो टोटल में हमने डेप्रिसिएशन सारे का टोटल उठाना है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 4,3,7,9,250 ये कह रहे हैं आप लोग? 43 लाख समथिंग। ओके, चेक कर लें जी टोटल ज़रा। अच्छा मुझे 43 कौन सी बड़ी फिगर है? अच्छा वो बड़ी फिगर है ये, ठीक है, यही आ गई जी। अब ज़रा गौर करते हैं, वो जो हम कह रहे थे, ये देखें इधर हमारे पास सवाल में आ रहा था ना
क्या जी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 60 लाख रुपए, ये डिसअलाउ हुई, उसकी जगह जो अलाउ हो रही होगी वो ये हो रही होगी, ठीक है ना। एक तो ये वर्किंग नोट हमारा बन गया सारे का सारा, बाकी सारा काम तो फेस ऑफ द आंसर के ऊपर आना था। एक वर्किंग नोट हमें और बनाना है, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग। इसका वर्किंग नोट बना लें, ना बनाएं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि बड़ा सवाल है। ये वाला गेन तो क्या करना है, रिवर्सल डलना है ना इसका, और इसकी जगह आना क्या है, वो जो 3 मिलियन आना है, वो जो 3 मिलियन आना है। डेप्रिसिएशन प्रीवियसली अलाउड विल बी ट्रीटेड एज गेन। क्लियर होगी बात। अब हम ये वर्क आज का मेन मकसद सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करना था कि हमारा सवाल में ये डाटा कैसे पड़ा होगा और हम कैसे उसको लेकर आ रहे होंगे। अब वापस आ गए जनाब हम अपने फेस ऑफ द आंसर के ऊपर। वहाँ हमने नाम वगैरह ऊपर दे दिए, टैक्स ईयर वगैरह दे दिया, और यहाँ लिखा प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स। कितना प्रॉफिट आ रहा है जनाब, प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स 20 मिलियन आ रहा है। एड इनएडमिसिबल और लेस कर रहे होंगे एडमिसिबल, ठीक है ना। सबसे पहले अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 6 मिलियन एड बैक हो गया। डोनेशन 7 लाख। रिवर्सल डिसअलाउंस का क्या मतलब था, रिवर्सल, जो चीज पहले माइनस हुई है अब क्या हो रही है, प्लस हो रही है। जो चीज पहले माइनस हुई थी अब क्या हो रही है। और प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख रुपया ये था। बात समझ आ रही है। और एक बात और, हमने प्लांट एंड मशीनरी का जिक्र चल ही रहा है, तो इंस्टॉलेशन भी हमने यहाँ कैपिटलाइज किया है, तो इंस्टॉलेशन भी डिसलॉ कर दें। 5 लाख। बात समझ आ रही है। अच्छा जी, सवाल पर वापस आए। अच्छा, जब एग्जाम में बैठे ना तो आपने टिक करते जाना होता है सवाल को कि यार ये वाली बात मैंने अकाउंट फॉर कर लिया, आपने इसको टिक कर लिया, इसको टिक कर लिया, इसको टिक कर लिया, ठीक है ना। अभी गेन ऑन बिल्डिंग ये वाली रहती है अभी हमारी, ठीक है ना। ऐसे हमें अपनी पेंडिंग चीज़ें पता चलती रहती हैं। इसी तरह से आगे इलस्ट्रेशन में गए, आपने कहा यार ये बात टिक हो गई है, ये बात अभी इसकी ये वाली बात टिक नहीं हुई है, ये वाली बात सारी टिक हो गई है। बात समझ आ रही है। इसका मतलब है अब हमने क्या किया, ये तो सारी बातें जो अभी तक हमने करनी है वो तो सारी बातें हो चुकी हुई हैं। अब हमने देखा जनाब हमारे पास जो अलाउ हो रही हैं चीज़ें वो कौन सी हैं। एडमिसिबल, लेस एडमिसिबल, टैक्स डेप्रिसिएशन। सबसे पहले टैक्स डेप्रिसिएशन हमारी कितनी आ गई जी, 437925, ये माइनस कर दिया, ठीक है ना। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अलाउ कर दिया और इसको माइनस कर दिया। और ये हो सकता है हमारी उस फिगर से टैली ना हो रही हो, क्योंकि हमने एसेट को क्या कर लिया है, हमने एसेट को 25 वो मोटर व्हीकल को उसमें ले गए, ठीक है ना, 75 लाख वाले उस पे ले गए। अच्छा जी, एक तो ये हो गया ना, और क्या चीज थी, और एक ये था अकाउंटिंग गेन ऑन। गेन का मतलब था ऐड हुआ है, तो इसको डिसलॉ करने के लिए लेस करेंगे। अकाउंटिंग गेन, अकाउंटिंग गेन कितना जी, 60,95,000 माइनस किया और टैक्स गेन ऐड किया, टैक्स गेन। अब ये यहाँ 3 लाख की 3 मिलियन की जो वर्किंग है यहाँ शो करनी है, कर दें।
वरना यहाँ 3 मिलियन लिख के यहाँ इसकी एक्सप्लेनेशन दे दें, गेन विल बी इक्वल टू डेप्रिसिएशन प्रीवियसली चार्ज। ठीक है ना। अब इसका वर्किंग नोट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बड़े सवाल में नहीं है। लेकिन अगर यही सवाल खुद 5 नंबर का अलग से आ गया तो फिर एग्जामिनर चेक ही ये करना चाह रहा है कि आप क्या चीज़ चेंज कर रहे हो, डिस्पोजल प्रोसीड या कॉस्ट। ठीक है ना। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन विल बी डेप्रिसिएशन प्रीवियसली अलाउड विल बी ट्रीटेड एज गेन। कोई लफ्ज उठाया जो हमने वहां पे लिखा हुआ है अपनी स्लाइड के अंदर। और क्या रह गया जी? अभी तक के सवाल में से हमने ये क्रेडिटर वाली बात तो अभी आज करनी नहीं है, ठीक है ना। बैड डेट वाली बात अभी हमने नहीं करनी, और बाकी ये भी क्रेडिटर से रिलेटेड है, ये भी नहीं करनी। हम अज्यूम करते हैं सवाल में ना ये एडजस्टमेंट थी 5 और ना डेटर वाली एडजस्टमेंट थी, ठीक है ना। लेकिन हम सवाल को आगे लेकर चलते हैं ताकि हम वो इनकॉर्पोरेट कर लें। डोनेशन निकालें जनाब, टैक्सेबल प्रॉफिट, दिस ये सब कुछ जमा करें, ये दो चीजें माइनस करें। 200,25 ठीक है जी। टैक्सेबल इनकम आ गई, टैक्सेबल टैक्स निकालें जनाब इसको। जाहिर है बिजनेस इनकम है तो नॉन सैलरीड हुआ ना, नॉन सैलरीड हुआ जब सारी इनकम बिजनेस इनकम आ रही है। निकालें जनाब, रेट निकालें, शाबाश। टैक्स रेट अप्लाई करें इसके ऊपर। ओ भाई कॉपी, तुम इतना सवाल लिख लिया, तुम बैठे हो हैं? कौन सी? जिसमें आखिर में आके वो लोअर ऑफ अलाउड 19% वाली जो लोअर होगा वो अलाउ करेंगे। गाड़ी में? जी गाड़ी वाली नहीं, कोई नहीं पड़ी गाड़ी में, तो कोई नहीं थी। नहीं कर सकते, कंपनी होती तो आगे लिमिटेड लिखा होता, और इसलिए भी नहीं कर सकते कि कंपनी तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। कंपनी का सवाल क्यों आ गया होगा? हाँ जी, छोटा वर्ड लिखते नजर ही नहीं। मैं बोल भी तो रहा हूँ ना साथ साथ। चलो थोड़ा बड़ा लिख दूंगा, अब बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, ये जो सेक्शन लिखे हुए ये नहीं लिखने, मैं बताता हूँ। अच्छा जी, पहली बात तो जरा यहाँ देखें, ये तो पूरा सवाल सॉल्व हुआ था ना। अच्छा, ये वाली बातें भी हम पाकिस्तानियों को, यानी हमारे टीचिंग के प्रोफेशन में जब ही समझ आई जब ACCA ने हमें करके दिखाया। ये सारा सॉल्यूशन भी उसी का ही बना हुआ है। यहाँ आगे ना ये सेक्शंस लिखे हुए हैं, ये आपने नहीं लिखने, ये इसलिए लिखे हुए हैं कि जैसे मैं आपको अक्सर कहता हूँ ना कि जब आप प्रोविज़न पढ़े तो ओरिजिनल प्रोविज़न को रीड करें पहले जाके। तो कहाँ रीड करना है? ये सेक्शंस लिखे हुए हैं। या किसी को ये लगे कि ऐसा क्यों कर दिया है तो किस लॉ के तहत हम करें, लेकिन ये एग्जामिनेशन में आपने नहीं लिख के आना। ये तो एक किस्म के आपको रेफरेंस नोट्स दिए गए हैं जो कि बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम चले गए नॉन बिजनेस क्लास में, चले गए। टैक्स कैलकुलेट कर दिया जी, कितना टैक्स बन गया? 63,74,013। चलो जी, 12 और 13 की खैर है। ये टैक्स बनना है, ये टैक्स बनना है कब? अगर टैक्स क्रेडिट ना होता। हमने एक डोनेशन दी हुई है और डोनेशन के बारे में क्या लिखा हुआ था? डोनेशन टू रिलीफ फंड एस्टैब्लिश इन पाकिस्तान बाय फेडरल गवर्नमेंट। इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलेगा ना? तो टैक्स क्रेडिट कैसे मिलता है?
टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन ए ओवर बी 6374013 डिवाइडेड बाय 225750 मल्टीप्लाइड बाय 700,000। 7 लाख थी ना डोनेशन। डोनेशन हमने ऊपर क्या कर दी थी, डिसअलाउ कर दी थी, लेकिन डोनेशन के ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलना था। कितना आ गया, 2 लाख। ये माइनस कर दिया, टैक्स पेबल आ गया, इसमें से माइनस कर दिया। नहीं, इसमें से माइनस करें, सॉरी टैक्स की थे सॉरी 61,51,200। अब जरा उन सारी बातों को अटैच कर लें। अगर यहां कहीं लिखा होता, जो कि नहीं लिखा हुआ, कि मिस्टर व्हील का डिफरेंट लोगों ने जो टैक्स डिडक्ट किया है वो 25 लाख था, तो एडवांस टैक्स भी माइनस हो जाता। क्योंकि जब हमने सेक्शन 103 और टैक्स क्रेडिट पढ़े थे तो वहां पढ़ा था कि भाई टैक्स क्रेडिट लेने के बाद जो फिगर बच जाएगी उसमें से एडवांस टैक्स भी, डिडक्शन एट सोर्स भी माइनस हो जाएगी। ठीक है ना, टैक्स क्रेडिट आ गया। और फिर ये भी पढ़ा था अगर एक फॉरेन टैक्स होता, एक लोकल टैक्स होता, तो पहले फॉरेन ले रहे होते फिर लोकल ले रहे होते। लेकिन कभी भी सारी चीजें तो इकट्ठी नहीं आ जानी ना। तो हमें मेन फॉर्मेट का पता चल गया, मेन प्रोविजंस का पता चल गया, एक्सपेंसिव डिसअलाउ कैसे होंगे ये बात पता चल जाएगी। इसके जरिए से आप इस सवाल को मुकम्मल कर लेंगे। इसके अंदर एक दो चीज़ें आ रही हैं जो अभी हमने नहीं पढ़ी हुई हैं, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो कि बिल्कुल हम वहीं से छोड़कर वापस आए हैं। और दूसरा ये वाली भी बातें भी आ रही हैं, ये वही वाली बात है, ये हमने वैसे पढ़ी हुई हैं, लेकिन हमने ये बातें पढ़ी थी पहले नहीं, पहले हमने पढ़ी थी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, अनपेड रेंट में। ठीक है ना, ये 3 साल वाली, ये वहां पढ़ी हुई है हमने। हम यहाँ इसको दोबारा अभी पढ़ेंगे, फिर इनकॉर्पोरेट करेंगे इसको। हमें यहाँ तक का नॉलेज थोड़ा सा पार्क होता हुआ नजर आ रहा है, और आपको जाकर देखना चाहिए कि ये सवाल कैसे हो रहा है। फिर आपने एक काम करना है, अच्छा यहाँ ना आंसर में आपको ये भी नजर आएगा, ये भी ACCA का एक स्टाइल है, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, यानी वो चीजें जो हमने इस सारी वर्किंग में इग्नोर कर दी हैं उसको सेपरेट। हमारे यहाँ इसका रिवाज नहीं है लिखने का। हाँ, जब रिवाज है जब एग्जामिनर आपसे पूछ ले, क्या पूछ रहे, क्या पूछ ले, कि वो कहे कि जो आइटम आपने इंक्लूड नहीं की बताएं क्यों नहीं इंक्लूड की। लेकिन अगर ना पूछे तो फिर नहीं करना। ठीक होगी बात। अच्छा जी, ये सारा आ गया आपके पास। अब आपके पास जो करने वाला काम है, आपके पास एक सवाल और आ रहा है, दैट इज वकार। ठीक है बेटा, क्या हो गया कि मैंने दानिस्ता दोनों सिलेक्ट किए हैं ताकि कंपैरिजन में दोनों बातें हो जाएं। एक बात अभी हमने सवाल किया जहां प्रॉफिट से सवाल शुरू हुआ, क्योंकि हमने कहा कि एग्जामिनर के पास 2 ऑप्शन है ना, या तो ये दे दे या मिनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दे। तो जाहिर है फिर दोनों तरह का एक एक सवाल सिलेक्ट करना चाहिए था। तो फिर एक सवाल हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, वकार इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग फार्मास्यूटिकल एंड इज हमारा इट्स फार्मास्यूटिकल। एक स्पेशल प्रोविजन एक्स्ट्रा अट्रैक्ट हो गई है। अगर यहाँ कहीं हमें प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नजर आए तो वो 10% से ज्यादा सेल का नहीं हो सकते। एक एडिशनल प्रोविजन थी, अगरचे वो यहाँ चेक नहीं हो रही। अच्छा जी, अब उसने क्या दिया जी, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, राइट ऑफ इनकम टैक्स। और
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से सवाल शुरू हुआ, या इल्ला ये कि आप ऊपर से फिगर कैलकुलेट उठा के वहाँ से शुरू करें। अब अगर आफ्टर टैक्स से शुरू करेंगे तो सबसे पहले सेक्शन 21 का पहला ही पॉइंट आ जाएगा, टैक्स को डिसअलाउ करेंगे, आप एड बैक करेंगे, या आप टैक्स से पहले वाली फिगर ही उठा लें। एक ही बात है, एक ही बात है, एक आपकी मर्जी। अब एग्जामिनर में सवाल लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ उसने आपको हेड्स बताए ना, कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें से कोई चीज़ें एडजस्टमेंट वाली हैं तो बता देगा। मसलन अगर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब है 69.5 मिलियन के जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो एज पर टैक्स और एज पर अकाउंटिंग सेम है, और अगर कहीं कोई फ़र्क आ रहा है तो बताएगा, हम उस फ़र्क को दूर करेंगे। मसलन वो कहता है फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 5.9 मिलियन, ये तो हमारे से मैच नहीं करती, उसको डिसअलाउ करेंगे और शेड्यूल से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेकर आएंगे तो एडजस्ट हो जाएगी। ट्रैवल फेयर पेड इन कैश, उसने हमें धोखा दिया है, उसने कहा कि 2.5 लाख से ज़्यादा फिगर भी है और कैश में भी, लेकिन ये तो एक्सेप्शन है। ट्रैवल फेयर तो उस प्रोविज़न की एक्सेप्शन थी ना कि वहाँ ट्रैवल फेयर और क्या क्या था, 25,000 से कम वाली ट्रांजैक्शन, फिर यूटिलिटी बिल्स, ट्रैवल फेयर, पोस्टेज और गवर्नमेंट टैक्सेस, ये उसकी एक्सेप्शन थी, उसी में से उसने बताया। ठीक है ना, इसका मतलब एज इट इज़ है, पहले भी माइनस हुआ है, हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। ओके, डोनेशन टू चैरिटेबल हॉस्पिटल इस्टेब्लिश्ड बाय प्राइवेट ट्रस्ट, अगर लिस्ट अब ये क्योंकि ये पुराने सवाल है ना, अब वो बताएगा लिस्ट में नाम है कि नहीं है। नहीं है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि है, हमने अज्यूम कर लिया नाम है तो एक्सपेंस डिसअलाउ हुआ, टैक्स क्रेडिट आगे लेके चलेंगे। बात समझ आ गई? अच्छा जी, इसके अलावा जो वहाँ तो अमाउंट कितनी लिखी हुई थी कॉस्ट ऑफ सेल, 69.5 मिलियन। भाई ये तो थोड़ी सी अमाउंट आई है, इसका मतलब है बाकी सारी क्या है वो एज पर टैक्स और सेम है, और अगर ये इनमें से कोई भी ना होती तो हमारा मतलब ये था कि सारा अलाउड है। ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ अलाउड नहीं है, जो चीज़ फ़र्क है वो मेंशन करेगा, अदरवाइज सब अलाउड। अच्छा जी, वो अगला हेड क्या आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 6.9 मिलियन। अब वो हमें बता रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड्स अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। आपको पता है जो एसेट्स प्रोडक्शन में यूज हो रहे थे उनकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में जा रही होती है, जो एडमिन में यूज हो रहे होंगे एडमिन में हो रही, जो सेलिंग में हो रहे होंगे सेलिंग में जा रही होगी। ये बात समझ आई है? अच्छा, जब आप अब इस पैटर्न से निकाल के लाएंगे तो हमारी तो सारों की इकट्ठी आ जाएगी, तो हम सारों को डिसअलाउ करके एक ही दफा अलाउ कर देंगे। बात समझ आ रही है ना? हम 3 अलग अलग शेड्यूल थोड़े बनाएंगे। अच्छा जी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, लीगल एक्सपेंसेस इन केस अगेंस्ट बिजनेस, बिल्कुल हमने कहा था टू डिफेंड द टाइटल, और ये तो बिजनेस एक्सपेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड अ पेनल्टी ऑफ 6,50,000 पेड टू अ कस्टमर, डिसअलाउ, पेड टू अ कस्टमर। पेनल्टी में हमने पढ़ा था, सॉरी उल्ट हो गया, अलाउड है वहां हमने पढ़ा था कि पेड टू गवर्नमेंट डिसअलाउड, पेड टू कस्टमर अलाउड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड अ पेनल्टी 6,50,000 पेड टू अ कस्टमर इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम फॉर डैमेज अंडर क्लॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिल्कुल अलाउड होगी। पहले भी माइनस ही है, अब भी माइनस है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है ना? द अमाउंट कंप्राइज लोन गिवन टू एन एम्प्लॉय रिटर्न ऑफ, ये अभी हमने आजकल जो वो बैड डेट की बात करनी है उसके अंदर से बात। अब ये सवाल आपने घर का आपका होम असाइनमेंट है। इनकम टैक्स रिप्रेजेंट अ पेमेंट इन डिस्चार्ज ऑफ डिमांड रेज बाय कमिश्नर ऑन कंप्लीशन ऑफ टैक्स। टैक्स तो हमने देखना है कि हमने कौन से वाला उठाया हुआ है, और लेकिन ये एक्सपेंस चार्ज हुआ है, अगर हमने आफ्टर वाला उठाया तो फिर डिसअलाउ करना पड़ेगा।
अदर इनकम इंक्लूड एग्जाम्प्ट इनकम, और ये अभी बैड डेट रिटर्न ऑफ, इसको भी हमने छोड़ दिया। आपने मोटा मोटा सिर्फ यहाँ से फॉर्मेट देखने के लिए इसको लेकर चले हैं। डन होगी बात जी? क्या मतलब? होल का कोई जिक्र नहीं है बच्चे, होल कहाँ से आ गया? होल तो पहले ही डिसअलाउ हुई, वो अलाउ हुई है। अब सिर्फ एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट करनी है, होल अमाउंट को कुछ नहीं करना। यही तो बात कर रहे हैं। ये जो 69.5 मिलियन थी, ये तो माइनस हुई है। इसमें से क्या नहीं होनी चाहिए थी बताई है? अच्छा, ये भी जरूरी नहीं, उसमें से कुछ पर उसे शक पड़ा है, वो उसने बता दी है। अगर नहीं होनी तो हम डिसअलाउ कर देंगे, और अगर उसे शक गलत पड़ा है तो फिर कुछ नहीं करेंगे। जैसे ट्रेवल फेयर पेड इन कैश। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी, फिर उसने प्लांट एंड मशीनरी वगैरह के आपको ओपनिंग बुक वैल्यू दे दी है, एडिशन वगैरह सारा कुछ इसी तरह चल रहा होगा। फिर उसी तरह हम चलेंगे तो जनाब ये देखें, अकाउंटिंग प्रॉफिट उठाया हमने, कौन सा? 14.850 आफ्टर टैक्स वाला। ठीक है, जब आफ्टर टैक्स वाला उठाया है, इसका मतलब है फिर टैक्स जहां भी पे हुआ होगा उसको डिसअलाउ करते हुए चलेंगे। अच्छा जनाब, इसीलिए सबसे पहले जनाब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अब दोनों उठाकर हमने कर दी, डिसअलाउ कर दी। ठीक है ना, दोनों को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि फिर हमें शेड्यूल बनाना पड़ेगा उसी तरह से। आपने इसमें से भी सिर्फ आज जाके जो मेन काम करना है वो शेड्यूल बनाने का करना है। अभी हम प्रैक्टिस तो असल में शेड्यूल की कर रहे हैं ना, ये शेड्यूल आपने पूरा बना लेना। ठीक है ना, बाकी काम हुआ नहीं हुआ उसकी इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कल जब हम आएंगे तो अगले 2-3 काम को करेंगे। 3-4 एडजस्टमेंट्स हमारी रहती हैं, बाकी एडजस्टमेंट के स्टाइल में हो रही हैं। इन दोनों सवालों से हमारा मेन एजेंडा शेड्यूल बनाना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसकी सारी कैलकुलेशन करके ये वाली फिगर तक पहुंचना कि टोटल डेप्रिसिएशन जो उसकी जगह अलाउ हो रही है वो कैसे हो रही है। टोटल का कॉलम बना लें, ठीक है, ना बनाएं तब भी ठीक है, खुद टोटल लगा देंगे एंड में जाकर। बात समझ आ रही है? बस आज का आपका काम इन दोनों सवालों के सिर्फ फिक्स एसेट शेड्यूल भी बना लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। अगर बाकी एडजस्टमेंट कर लेंगे जितनी पड़ी हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है। सिर्फ फिक्स एसेट शेड्यूल भी बना लेंगे तो काम हो जाएगा। कल आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ से आगे चलेंगे।